नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा। अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तो 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने गृह राज्य में ये खास दौरा, जहां आज वो गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गांधीनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। करीब 3 बजे प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी का दौरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये खास दौरा गुजरात का, और इस दौरे के दौरान जहां एक तरफ बड़ी सौगात वो देंगे, 4400 करोड़ परियोजनाओं की सौगात करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जानी है। लखनऊ से अब बड़ी अपडेट, जहां आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। बैठक के बाद फिल्म द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ देखेंगे फिल्म द केरला स्टोरी। तो आज सुबह 10 बजे लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। बैठक के बाद फिल्म द केरला स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में स्पेशल स्क्रीनिंग होगी। योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ द केरला स्टोरी देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया गया है, और इसी के साथ योगी सरकार की तरफ से ये कोशिश कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं, इसकी सच्चाई से रूबरू हो पाए, और इसीलिए मंत्रिमंडल के साथ कैबिनेट बैठक के बाद ये फिल्म देखेंगे मुख्यमंत्री। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज कैबिनेट बैठक है, सबसे पहले क्या कुछ अहम प्रस्ताव रहेंगे जिन पर आज मंथन किया जाएगा? बिल्कुल, अब बात करें कैबिनेट बैठक आज है, और एक कैबिनेट बैठक निकाय चुनाव की घोषणा हुआ था, कार्यक्रम आया था, उसके बाद पहली बैठक होने जा रही है। वैसे में कहीं ना कहीं तमाम प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट सामने रखे हैं। लमसम 20 प्रस्ताव कैबिनेट सामने रखे हैं, उनको मंजूरी मिल सकती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक की, तो उसमें मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेंगे और तमाम मंत्री जो होंगे इस कैबिनेट जुड़े हुए वो मौजूद रहेंगे। साथ से सूत्र की बात करें, सूत्रों के पास खबर आ रही है कि जो बैठक होगी उस दौरान जो प्रस्ताव होंगे उसमें 4 निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र जारी करने को लेकर के प्रस्ताव आ सकता है और उसको मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो किसानों के दलहन व तिलहन की मिनी किट बांटने, हीरो फोटोक्रॉप लीज बढ़ाने जैसे प्रस्ताव आ सकते हैं। तब कुछ विभागों के पुराने जो बिल्डिंग्स हैं उनके ध्वस्तीकरण को लेकर प्रस्ताव आ सकता है। तमाम प्रस्ताव होंगे जो आज कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे और कैबिनेट इनको मंजूरी दे सकता है। जी बिल्कुल, और देखिए उसके बाद फिल्म द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग भी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए अश्विनी, आज बड़ा संदेश मुख्यमंत्री देंगे, क्योंकि वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस फिल्म को देखेंगे। बिल्कुल, द केरला स्टोरी को लेकर के पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। कोई इसके पक्ष में दिखाई दे रहा है तो इसको कोई विरोध कर रहा है। देखा कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है वो इस फिल्म को लेकर के बहुत सक्रिय है। तमाम आज जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं, लड़कियों से अपील कर रहे हैं कि वो जाकर के इस फिल्म को देखें। साथ ही साथ तमाम जो नेता हैं वो खुद अपने पैसे खर्च पर जो है लड़कियों को ये फिल्म दिखा रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इस फिल्म को टैक्स
टैक्स फ्री किया, तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें इस फिल्म पर रहे और साथ ही साथ अब आज मुख्यमंत्री खुद, साथ ही साथ उनकी कैबिनेट पूरी, इसके अलावा महिला मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, उसके 150 से ज्यादा सदस्य जो हैं वो आज इस फिल्म को आज लोक भवन में देखेंगे। स्पेशल स्क्रीनिंग इस फिल्म की होगी। 2 दिन पहले ही इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं उन्होंने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए उनको धन्यवाद दिया था। निश्चित तौर पर आज ये जब मुख्यमंत्री खुद इस फिल्म को देखेंगे, कहीं ना कहीं सियासत जो है इस पर गर्म होगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है तमाम राज्य, जहां पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर कर्नाटक की बात, केरला की बात करें, तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसको बैन किया गया है। इन सब के बावजूद भी इसने जो ये फिल्म है लगातार कमाई कर रही है, क्योंकि जिस तरह कभी भी देखा जाता है कोई फिल्म होती है अगर विवादों में आती है तो निश्चित तौर पर लोग ज्यादा उसको देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसलिए तमाम लोग इसको देखना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है इस फिल्म की। एक और जहां कोई पक्ष के लोग इस फिल्म के हैं कहते हैं कि केरला की स्थिति सेम ऐसी है, वहां पर इसी तरीके से धर्मांतर कराया जाता है, इस तरीके से लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है। वहीं दूसरी ओर आज जो विपक्ष है इस फिल्म का जो विरोध कर रहा है वो कह रहा है कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानियां इस फिल्म में दिखाई गई हैं। अब ये दर्शकों को तय करना कि आखिर फिल्म में वाकई में क्या है, क्या वो सच में सच्चाई है, इन तमाम चीजों को लेकर के दर्शक खुद निर्णय लेंगे। हालांकि आज मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट साथ ही साथ तमाम महिला मोर्चा के सदस्य इस फिल्म को देखेंगे। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, आप नजर बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। और अब लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सपा कार्यालय पर आज होगी प्रेस वार्ता और 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस प्रेस वार्ता के लिए, जहां सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल करेंगे ये प्रेस वार्ता। ये बड़ी अपडेट लखनऊ से, सपा कार्यालय में प्रेस वार्ता होगी, दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित है इस प्रेस वार्ता के लिए। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल करेंगे प्रेस वार्ता। मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहेंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता होगी, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ये प्रेस वार्ता होगी और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल प्रेस वार्ता में रहेंगे और मुख्य सचेतक मनोज पांडे भी प्रेस वार्ता में शामिल रहेंगे। तो सपा की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है ये देखना खास रहेगा। आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहना समाजवादी पार्टी चाहती है ये देखना होगा। दिल्ली से अगली अपडेट, जहां जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और लगातार डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। इस बीच खिलाफ पहलवानों का जो धरना है वो भी लगातार जारी है। इस मामले को लेकर आज बाकी पीड़ित कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराएंगे। मामले को लेकर राउस रेवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा चुकी है, जिसका बयान आज दर्ज किया जाएगा। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस से 12 मई तक का स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। बता दें कि अदालत ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। याचिका में अनुरोध किया गया है कि जांच की निगरानी की जाए और कथित पीड़ितों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज कराए जाए। बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर देश के कई पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। गोंडा से अब खबर है, जहां कुश्ती प्रतियोगिता रद्द होने के चलते पहलवान आक्रोशित हो गए हैं। पुणे में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता रद्द होने की वजह से पहलवान भड़क गए। कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले पहलवान अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पहलवानों ने रोड जाम कर पुतला फूका है। साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया का पुतला फूका गया है। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष को निर्दोष बताया है। तो कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले पहलवान नाराज हुए हैं। पहलवानों ने रोड जाम करके पुतला फूका है। साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया का पुतला फूका गया है। तो प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह को निर्दोष बताया है।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं, उनकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। लेकिन इसी के साथ जिस पूरे मामले पर यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है वो आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट से अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति और तबादलों का अधिकार मिलने के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। जहां फैसला आने के तुरंत बाद इसका असर भी दिख रहा है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा विभाग के सचिव का तबादला कर दिया, साथ ही नई नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया। बता दें कि आने वाले दिनों में दिल्ली की आप सरकार अपने पसंदीदा अधिकारियों की तैनाती करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी माना है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल होंगे। तो वहीं बतौर मुख्यमंत्री जनता के काम रोकने वाले अफसरों और कर्मचारियों की पहचान कर उनको पदों से हटाया भी जाएगा। दिल्ली का बॉस कौन? सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कद और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसी के साथ उनकी चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली का असली बॉस कौन? दिल्ली की सियासत पर सुप्रीम फैसला और पावरफुल हुए केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जारी चूहे बिल्ली के खेल पर लगभग विराम सा लगा दिया है। अधिकारियों की स्पष्ट व्याख्या के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को खुलकर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया है। ब्रेकिंग फैसला है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो भी बिंदु रेस किए थे संवैधानिक बेंच के सामने, वो सारे के सारे पूरी तरह से मेरे हिसाब से जितना मैंने जजमेंट जो रीड आउट हुआ है, सारे के सारे बिंदुओं पे वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सहमति बरती है। एक तो ये जनरल प्रिंसिपल पे इन्होंने इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। एक ये कहा गया है कि दो लेवल ऑफ गवर्नेंस होते हैं, सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और इसलिए इनको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि जहां तक जो और भी चीजें जहां टकराव है उस पे भी इसकी रोशनी जाएगी। जो भी मांगा था कोर्ट से, जो भी मांगा था, सारे बिंदुओं पे कोर्ट ने हमसे पूरी तरह से सहमति बरती है। नजरिया एक्चुअली हमेशा से सेम था, इसको गलत नजरिए से केंद्र सरकार देख रही है। आइए समझते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या अहम बातें कही हैं। दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार है, इसलिए चुनी हुई सरकार के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार मिले। कानून व्यवस्था और जमीन जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, उसके अलावा बाकी अधिकारों पर अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो ठीक से काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान के लिए जरूरी है। कोर्ट ने 2019 के फैसले को भी पलट दिया, इसमें केंद्र को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान में कभी ऐसा विचार नहीं किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग कैडर हो। ये सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन है। यहाँ जो भी काम करते हैं वो केंद्र के अधीन है। 2007 से अब तक सिर्फ 4 ऐसे मौके आए हैं जब चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच मतभेद हुआ है। हालांकि केंद्र की इस दलील से उलट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली राज्य अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है। आपको बता दें, ये मामला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। 6 मई 2022 को ये मामला संविधान पीठ को रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी कि दिल्ली और केंद्र के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथों में हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 में जो फैसला दिया था, उसमें दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में हो, इसको लेकर दोनों जजों का मत अलग अलग था। लिहाजा इस मामले में फैसले के लिए 3 जजों की बेंच गठित करने के लिए मामले को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था। इसी बीच केंद्र ने दलील दी थी कि मामले को और बड़ी बेंच को भेजा जाए।
दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार दिए जाने के केंद्र सरकार के 2021 के कानून को भी दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की ये बड़ी जीत है, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान लंबे वक्त से चली आ रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल के अधिकार तो बढ़ गए हैं, मगर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अब दिल्ली सरकार के प्रशासनिक फैसलों के लिए सरकार खुद ही जिम्मेदार होगी। अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या के बाद दिल्ली सरकार के लिए बहानेबाजी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए दिल्ली से पीयूष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जिसके लिए मतदान 10 मई को हो चुका है, अब 13 मई का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ईवीएम को लेकर कांग्रेस की जो दलील थी उसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने दावा किया था कि कर्नाटक में मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम मशीनें पहले दक्षिण अफ्रीका में लगाई गई थी। कांग्रेस के इस दावे को खारिज करते हुए गुरुवार को चुनाव आयोग ने कहा है कि कांग्रेस अपने उन सूत्रों का भी नाम सार्वजनिक रूप से खुलासा करे जो इस तरीके की गलत जानकारी फैलाते हैं। दिल्ली से अगली बड़ी अपडेट, टिल्लू की जिस तरीके से तिहाड़ जेल में हत्या हुई है उसके बाद प्रशासन हरकत में है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। करीब 99 अफसरों के तबादले किए गए हैं। टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई और इसको लेकर प्रशासन अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, जहां करीब 99 अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। डीजी तिहाड़ संजय बेनीवाल के आदेश पर यह तबादले किए गए हैं। बड़े स्तर पर तिहाड़ जेल में डीजी ने तबादले के आदेश दिए हैं। दिल्ली से ही अगली खबर, जहां राउस रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई है। आबकारी नीति को लेकर व्यवसायी पर यह पूरा मामला दर्ज है, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। व्यवसायी अमनदीप सिंह डल की जमानत अर्जी पर सुनवाई है। राउस रेवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। तो राउस रेवेन्यू कोर्ट में आबकारी नीति मामले में सुनवाई। दिल्ली से यह बड़ी अपडेट, व्यवसायी अमनदीप सिंह डल की जमानत अर्जी पर सुनवाई। राउस रेवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 2 सीटें रिक्त हैं, जिसको लेकर अब चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसी को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जहां उत्तर प्रदेश विधान परिषद में खाली हुई 2 सीटों पर चुनाव घोषित, जहां विधान परिषद में 2 सदस्यों के लिए 11 मई से चुनाव। सिक्किम के गवर्नर बनाए गए लक्ष्मणाचार्य के इस्तीफे से रिक्त हुई है सीट। बनवारी लाल की मौत के बाद रिक्त हुई है सीटों पर चुनाव होगा। एमएलसी चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 18 मई, नामांकन के नाम वापसी 22 मई तक। 19 मई को विधान परिषद के 2 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। अब राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसको लेकर लगातार समय समय पर वो अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं और उनका कहना है कि मेरी किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जहां उन्होंने प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने कहा है कि मैं किसी से भी बदला नहीं ले रहा हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई समस्या नहीं है, मैं मुद्दों पर लड़ रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे आरोपियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, हम कुछ मुद्दों पर लड़ें जिसके बाद हम सत्ता में आए। यह महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के उन मुद्दों की जांच की जाए। पर्वतारोही अनुराग मालू को दिल्ली आया गया है, जहां वो पर्वतारोही हैं और इस दौरान नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से वो लापता हो गए थे। जहां नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत शिखर की गहरी दरार में बचाए गए भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू को अब हवाई मार्ग से नई दिल्ली लाया गया है। पर्वतारोहण अभियान का आयोजन करने वाली संस्था 7 समिट ट्रैक के कर्मचारी थानेश्वर गुरगैन ने कहा है कि उन्हें एक एयर एम्बुलेंस से नई दिल्ली के एम्स लाया गया है। राजस्थान के किशनगढ़ के रहने वाले 34 वर्षीय अनुराग अप्रैल के मध्य में कैंप 3 से उतरते समय लगभग 6000 मीटर से गिर जाने के बाद लापता हो गए थे। आपको बता दें कि माउंट अन्नपूर्णा दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है।
लखनऊ से अब खबर, जहां युवती के साथ लूट का प्रयास और दुष्कर्म का प्रयास चाकू की नोक पर किया गया है। दो संग मिलकर युवती से रेप का प्रयास, आरोपियों पर चेन और झुमकी लूटने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है। युवती का आरोपी कई दिनों से पीछा कर रहा था। इंदिरा नगर पुलिस मुकदमा दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ा ये पूरा मामला है, बड़े संगीन आरोप हैं कि लूट करने का प्रयास किया गया है, झुमकी और चेन लूटी गई है और उसके बाद चाकू की नोक पर दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया है। फिलहाल पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। लखनऊ से अब खबर, मोहनलालगंज में बड़ा हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार ने 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी है। तो घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी के चलते आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों को 6 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है जिनको टक्कर मारी है तेज रफ्तार कार ने, और घटना के बाद से ही मौके से फरार हो गया कार ड्राइवर। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएचसी में सभी घायलों का इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर, लखनऊ मोहनलालगंज के गौरा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने 6 से ज्यादा लोगों को टक्कर मारी है। घटना के बाद मौके से फरार हुआ है कार ड्राइवर। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएचसी में सभी घायलों का इलाज जारी है। राजधानी लखनऊ में चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि प्रशासन के लिए भी अब बड़ी चुनौती बन गया है और इसी के चलते बड़ा प्रयास भी जारी है। राजधानी में चेन स्नैचरों का आतंक, लगातार सामने आ रही चेन स्नैचिंग की वारदातें। बाइक सवार लुटेरे ने 1 घंटे में 3 महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। बिना नंबर की बाइक से वारदात को अंजाम देते हैं ये लुटेरे। कई थाना क्षेत्रों में बाइक सवार लुटेरे घटना को अंजाम दे चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में अब पुलिस जुटी हुई है और इस फुटेज के माध्यम से आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से अब खबर, जहां हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। अवैध असलाहा से हर्ष फायरिंग करता हुआ वीडियो भी सामने आया है, जो कि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। शादी समारोह कार्यक्रम में असलहा लहराते हुए फायरिंग की गई है। देवरिया के तरकुलवा थाने के सोनहुला रामनगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अवैध असलहा से हर्ष फायरिंग, भोजपुरी गानों पर फायरिंग करने का ये वीडियो सामने आया है। शादी समारोह में असलहा से फायरिंग करता ये वीडियो, हर्ष फायरिंग का ये पूरा मामला। अरे बोला ये जहाज बुकिंग काल होगी। अमरोहा से अब खबर, जहां गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर लीकेज के परेशानी की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया तो मकान की छत गिरने से 4 लोग घायल हो गए हैं। सिलेंडर फटने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनौरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला महादेव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गैस सिलेंडर लीकेज होने से बड़ा हादसा हुआ है। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से घर की छत उड़ गई। मकान की छत गिरने से करीब 4 लोग घायल हैं। सिलेंडर फटने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल है। पीलीभीत से अब खबर, जहां वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां जिस तेंदुए ने आतंक मचा रखा था उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया है। ये बड़ी सफलता वन विभाग को मिली है। जहां बीते दिनों एक घटना भी हुई थी, जहां 4 साल के मासूम को तेंदुआ उठा ले गया था और कुछ दिनों बाद उस बच्चे का शव भी आम के पेड़ के नीचे बरामद हुआ था, जिसके बाद वन विभाग सक्रिय था और वन विभाग ने इस तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है। तो बता दें कि हाल ही में तेंदुए ने मोरनिया गांधीनगर के 2 युवकों पर हमला कर दिया था। अचानक हुए हमले से दोनों घबरा गए थे। इसके बाद दोनों चिल्लाने भी लगे।
आवाज सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ट्रांस शारदा क्षेत्र में अब तक कई लोगों पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया है। उधर वन विभाग ने आंखें बंद कर किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। तो बता दें कि हाल ही में तेंदुए ने मोरनिया गांधीनगर के 2 युवकों पर हमला कर दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।